नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश भाजपा प्रत्याशियों के मामले में भाजपा ने धमाका किया है। धमाका शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें केंद्रीय मंत्री को भी मैदान में उतारा है और सबसे खास बात है कि उन केंद्रीय मंत्रियों में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में नरेंद्र मोदी जी के बड़े खास थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े खास लोगों में शामिल नरेंद्र सिंह तोमर को भी ग्वालियर क्षेत्र के दिमनी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा। इसके अलावा एक और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी ने एक तरह से, हम ये तो नहीं कहेंगे कि पूरे घर के बदल डालें, लेकिन ये साफ कर दिया कि हर हाल में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा वो करेंगे। इसके पहले 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी और ये संयोग है कि जो दूसरी सूची जारी हुई है वो भी 39 यानी 39 प्रत्याशियों की है। और इसमें सबसे खास बात है कि जो केंद्रीय नेता हैं उनको भी मैदान में उतारा, चाहे मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राकेश सिंह हो, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हो, प्रहलाद पटेल हो केंद्रीय मंत्री, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि भाजपा हर हाल में मध्य प्रदेश को जीतना चाहती है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव उनके लिए आसान हो जाए। और मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीट है, अभी तक 28 में भाजपा जीती थी, 29 की 29 लोकसभा सीट भाजपा जीतना चाहेगी। ये तब होगा जब मध्य प्रदेश में उसे जनमत ठीक मिलेगा, बहुमत ठीक मिलेगा और उसके चलते सरकार बनेगी। आज मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी की सभा थी और उस सभा में किसी को अंदाज नहीं था कि जो शाम को सूची निकलेगी वो इस कदर होगी कि उसमें कई ऐसे नेताओं के नाम आएंगे जिनके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। अक्सर भाजपा नेतृत्व के बारे में कहा जाता है कि वो ऐसा कुछ करता है जिससे लोग चौंक जाते हैं, सरप्राइज करते हैं। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्काइप पर जुड़ेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल संदीप पौराणिक जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयंत सिंह तोमर जी जो ग्वालियर से हैं, और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की वरिष्ठ महिला पत्रकार जयश्री पिंगले जी जो इंदौर से हैं। और स्टूडियो हमारे साथ, जिसे कहते हैं आम आदमी का चेहरा, प्रकाश जी हमारे साथ हैं। प्रकाश जी जो हैं वो बिल्कुल आम आदमी और वो जो टिप्पणी देंगे वो जनता से जुड़ी हुई टिप्पणी होगी। तो इस पूरी जो टीम है हमारे साथ, मैं सबका स्वागत करता हूं। संदीप जी आपका स्वागत है, जयंत जी आपका, जयश्री जी आपका और प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी आपके साथ। जिस समय ये विषय तय हो रहा था तब ये था कि दोनों पार्टियां जो सरकार बनाना चाहती हैं वो डैमेज कंट्रोल जितना बेहतर करेंगी वो सरकार के बनाने के निकट पहुंच जाएंगी। यानी अच्छे प्रत्याशियों का चयन करें, असंतुष्टों का समाधान करें और जो बागी हैं उनको नियंत्रित करें। लेकिन ये चीज़ जब तय हो रही तब तक ये अंदाज़ा नहीं था कि मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते सहित कई सांसद को भाजपा अपना विधानसभा का प्रत्याशी बना सकती है। इससे लगता है कि ये भाजपा का एक तरह से प्रत्याशी चयन में धमाका है। इसके पहले 39 जो सीटें घोषित की थी वो भी अचानक से हुई थी। संदीप जी, प्रत्याशियों के बारे में तो ठीक है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी या अमित शाह की जो टीम है वो अक्सर धमाके करती है, चौंकाती तो है वो अपने प्रतिद्वंदियों को, लेकिन वो जो अपने साथ लोग हैं, अपने साथ की जो टीम है उसको भी कई बार चौंकाती है। तो ये चौंकाने वाला फैसला है। आपकी राय, मध्य प्रदेश में अब सरकार बनाने के कितने निकट पहुंचेगी भाजपा, ये जो नई टीम आई है प्रत्याशियों की? देखिए राघवेंद्र जी, आपका डैमेज कंट्रोल का विषय था। वाकई में ये जो सूची है वो भी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है। मैं इसको इस तरह से देखता जी हूं। बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे कारण भी, बड़ा कारण ये है कि इनमें वो सीटें हैं, ज्यादा हैं जो अभी इको हो रही। राघवेंद्र जी आवाज जी मैं बोलता हूं, हमारे जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं संदीप पौराणिक जी की आवाज गूंज रही है उनको कान में, इको हो रही है, तरह दिखें इसको। जी बोलें। मेरा ये मानना है राघवेंद्र जी कि ये जो सीटें हैं इनमें बहुसंख्यक सीटें वो हैं जो कांग्रेस के पास हैं। इन स्थितियों में आपके लिए बड़ी चुनौती है कि आप उन सीटों पर बढ़त हासिल करें। जी जहां तक आपने बात कही कि चौंकाने वाली, स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी जिस दौर से वर्तमान में गुजर रही है उसमें यह कहा जाता है कि दो के अलावा तीसरे को तो कानो कान खबर होती ही नहीं, चाहे वो टीम का हिस्सा हो या टीम का हिस्सा ना हो। जी वही कुछ दिखा हमें इस बार।
जहां आप कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रियों को उतारा है, सांसदों को मैदान में उतारा है, राघवेंद्र जी, ये कहीं ना कहीं परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है आपकी। उस परसेप्शन में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे निकल गई है, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतारकर। इसके पीछे मुझे एक चीज और दिख रही है राघवेंद्र जी। जी इस सूची को अगर आप बहुत माइन्यूटली देखें तो आपको लगेगा कि बीजेपी परिवारवाद पर भी नकेल कसने वाली है। इनमें वो नेता भी बड़ी संख्या में हैं जिनके बेटे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। जी हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये हम जानते हैं कि इनमें से कई नेता ऐसे थे जो अपनी अगली पीढ़ी को चुनाव लड़ाना चाहते थे। नहीं, वो रास्ता भी नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, आप कहें तो मैं नाम लेता हूं। जी जी नहीं नहीं, आप नहीं, मैं भी ले सकता हूं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते के भाई भी हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो चुनाव अपने अगली पीढ़ी को लड़ाना चाहते थे। वो रास्ता रोक दिया। तो बीजेपी ने एक साथ कई काम किए। एक तो धमाका किया है, वो सूची जारी की। दूसरा, केंद्रीय मंत्रियों पर दाव लगा के हारी हुई सीटों को जीतने का दाव खेला है जी। और तीसरा, परिवारवाद की जो संभावना थी उसे रोकने की कोशिश की है। और चौथा, इस सूची में कहीं ना कहीं सिंधिया के लोगों को भी बेहतर तरीके से समायोजित किया गया है ताकि सिंधिया के गुट में किसी तरह का संतोष ना हो। यह भी नजर आ रहा है इस सूची में। एक चीज और है कि ऐसा भी लगता है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो सांसद हैं, हम इन्हें कह सकते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की टीम के लोग हैं, क्योंकि वो उनके साथ लोकसभा में बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं मैदान में उतारने के पहले, अभी नहीं, आज नहीं, कल नहीं, हफ्ते भर पहले, 15 दिन पहले जरूर उनसे ये राय ली गई होगी कि अगर आपको चुनाव लड़ना पड़े तो आप कहां से लड़ सकते हैं, अपनी पसंद की कोई सीट बता दें। क्योंकि जिनको टिकट दिया गया है अक्सर वो उस इलाके को अपना पसंद का मानते थे। जी ठीक है राघवेंद्र जी, आप ये कह सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें संभावना थोड़ा कम लग रही है। ये जरूर कहा गया होगा कि हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर उस सीट पे क्यों जाना चाहेंगे जहां कांग्रेस का ताकतवर उम्मीदवार है, जिसकी अपनी भी हैसियत है। मुकाबले की सीट कोई नेता नहीं चुनता राघवेंद्र जी। राजनीति में हर नेता सुरक्षित और बेहतर सीट चाहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि नेताओं की पसंद से सीट दी गई होगी। हाँ, चुनाव लड़ना है यह कहा जरूर गया होगा। इसमें जो मैं बात कर रहा हूं, शायद ग्वालियर के मामले में दिमनी सीट की बात है तो जैन जी इसको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जहां तक प्रहलाद पटेल जी की बात है, वो अपनी परंपरागत सीट की तरफ लौटे हैं वापस। वो बुंदेलखंड से सांसद हैं, लेकिन वो महाकौशल की उस सीट से गए हैं जहां उनका गहरा संबंध है। यानी वो बात करें तो नरसिंहपुर सीट से वो निकट का संबंध रखते हैं। दिमनी की जहां तक बात है, नरेंद्र सिंह तोमर के बहुत खास आदमी को उन्होंने पिछली बार टिकट दिलवाया था। ऐसा लगता था कि वो उस सीट को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये अपना अनुमान है, परसेप्शन है, गलत भी हो सकता है। लेकिन जहां तक प्रहलाद पटेल की बात है, वो अपने पुराने क्षेत्र में लौटे हैं। और जिसकी बात करें राकेश सिंह को जो टिकट दिया गया, वो भी एक तरह से उनकी पसंद की सीट बताई जाती है। तो ऐसा लगता है कि पूछा तो जरूर गया होगा उसके बारे में, भले ही फैसला अचानक आया, लेकिन इनको संकेत दे दिए गए होंगे। क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज बताती है वो कहीं ना कहीं से ये बताती है कि जो केंद्रीय मंत्री थे, जो सांसद थे, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। उसको लेकर कुछ तो सदमे में थे और कुछ बड़े खामोश थे। आपने भी इस बात को फील किया होगा, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज बताती थी, उनकी सक्रियता, उनकी संजीदगी, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो अपने आप को बहुत ही सीमित करके चल रहे थे। संदीप जी बिल्कुल सही कह रहे हैं राघवेंद्र जी की परिस्थितियां रही होंगी और उनसे संपर्क और संवाद हुआ होगा, मैं कतई इसको नहीं नकार रहा जी। लेकिन जहां तक आपने कहा, मैंने जो एक बात कही है कि परिवारवाद, अगर प्रहलाद पटेल जी को चुनाव लड़ा रहे हैं तो क्या जालम सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है जी। मेरा ये मानना है कि इसके पीछे कई मोर्चों पे काम किया है पार्टी ने कि जहां हमें सीट जीतनी है वहां अपना बेहतर चेहरा भेजें। और उसके आसपास के इलाके में राघवेंद्र जी क्या होता है, जब केंद्रीय नेतृत्व चुनाव लड़े या केंद्रीय नेता चुनाव लड़ेगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आसपास की 2-3 सीटों को भी प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं बीजेपी की ये भी रणनीति रही होगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आसपास के जो संकट काल के क्षेत्र, संकट के, वो सुधर जाएंगे इससे। जयंत जी, ग्वालियर चंबल और मध्य प्रदेश को आप बेहतर जानते हैं। ग्वालियर चंबल मध्य प्रदेश भाजपा के लिए बहुत ही आसान भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि सिंधिया फैक्टर वहाँ काम कर रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर भी है। नरेंद्र सिंह तोमर या सिंधिया में सबको पता है कि आंकड़ा 36 का भले ही ना हो, लेकिन गल बहियों वाला मामला भी नहीं था। तो इस पूरे मामले में नरेंद्र सिंह तोमर को मैदान में उतारने से सिंधिया की शक्ति को सीमित करने की बात हो सकती है।
सिंधिया के लोगों को एडजस्ट करने की बात हो सकती है, और सिंधिया के लोगों के बीच में एक ऐसा आदमी भी उतार दिया है जो भाजपा का व्यक्ति माना जाता है मूल रूप से। आपका नाम? मैं आपने जो कुछ कहा उससे भी सहमत हूं, और संदीप पौराणिक जी ने जो बात कही उससे भी काफी हद तक सहमत हूं जी। उसमें एक ही बात है कि दिमनी सीट से नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया है जी। वहां सिटिंग एमएलए कांग्रेस से रविंद्र तोमर भिड़ौसा हैं, और आम आदमी पार्टी ने सुरेश सिंह तोमर को उतारा है। अब ऐसी स्थिति में वो जो राजपूत बाहुल्य या तोमर बाहुल्य सीट है जी, क्या वहां दूसरी पार्टियां कोई निर्णय अपना बदलेंगी? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये भी है कि भले ही कोई और नरेंद्र सिंह तोमर के ही समुदाय से कोई और मैदान में आ जाए, लेकिन अंततः सबको ये उम्मीद रहेगी कि ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, हो सकता है इनको जिताएं तो ये मुख्यमंत्री बने, और इस उम्मीद से उस क्षेत्र में उनके पक्ष में माहौल बने। जी जी। इसके अलावा वहाँ का जो गणित था, अभी तक तो ये मान के चल रहे थे कि जिस ढंग से कांग्रेस को तोड़कर सिंधिया ने भाजपा की सरकार बनवाई थी और उपचुनाव में उनके सारे उम्मीदवार जीत गए थे, इमरती देवी वगैरह एक आध दो को छोड़कर, लेकिन क्या नरेंद्र सिंह के वहाँ पहुँचने से जो मूल भाजपा का कार्यकर्ता अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट महसूस कर रहा था, थोड़ा सा अलग थलग महसूस कर रहा था, और वो कहते थे कि सिंधिया के समर्थकों का वर्चस्व बढ़ गया है और भाजपा के मूल लोग हाशिए पर चले गए, क्या उस इलाके में नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी उन कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएगी, बूस्ट करेगी? ये तो है, नरेंद्र सिंह तोमर के आने से जो मूल भाजपाई हैं उनको एक उत्साह मिलेगा। लेकिन मुरैना सीट पर रघुराज कंसाना को टिकट दिया गया है जी, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं जी। उधर भीतरवार से मोहन सिंह राठौर को मिला है, डबरा से इमरती देवी को मिला है जी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो तीनों उम्मीदवार हैं इनकी स्थिति कोई बहुत मजबूत हो। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के रहने से ये जो समीकरण है, ये जो द्वंद्व है, उसमें काफी संतुलन आएगा। बिल्कुल। मैं इसी से साथ पूछता हूँ जयश्री जी, दरअसल इंदौर से इंदौर एक जो इंदौर की सीटें हैं उसमें इंदौर एक क्रमांक 1 से कैलाश विजयवर्गीय की पार्टी के महासचिव हैं, उनके पुत्र पहले से इंदौर से विधायक हैं। इसका मतलब कि उनके पुत्र का टिकट कटना तय हो गया है, और कैलाश जी को जिस सीट से खड़ा किया गया है उस सीट को भी भाजपा के लिए इस बार संकट में माना जा रहा था। जैसे दिमनी की बात करें तो दिमनी भाजपा की सीट नहीं थी, भाजपा के लिए वहां कमजोर थी, तो संकट वाली सीटों से जो कद्दावर नेता है उनको उतारा गया है। कैलाश विजयवर्गीय का इंदौर एक से खड़ा होना क्या इंदौर की बाकी सब सीटों को भाजपा के लिए बेहतरी की तरफ ले जाएगा, पूरे मालवा में अच्छा माहौल बनाएगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? जो स्ट्रेटेजी प्लान की गई है वो साफ तौर पर ये बताती है जी जो स्ट्रेटेजी प्लान हुई है ये पूरी तरह से इस बात के लिए है कि एक कद्दावर नेता जो पिछला जो चुनाव था जी, उस चुनाव में भाजपा को बहुत कुछ नुकसान शहरी इलाकों से हुआ, जो कि उसका बहुत बड़ा गढ़ है कुल मिलाकर जी। तो शहरी इलाकों में भी उसकी कई सीटें जो है वो साफ हुई है, और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि गलत कैंडिडेट्स का चुनाव और पार्टी के भीतर का जो असंतोष है वो बहुत ज्यादा था। और अब जब पार्टी बड़े बड़े नेताओं को उतार रही है जिनको पार्टी का इंचार्ज बनाया गया है चुनाव में, अगर उनको जिस तरह से पार्टी ने एक डिफिकल्ट सीटों पर उतारा है तो इसका मतलब ये है कि पार्टी ये मानकर बैठी है कि जो शहरी इलाके हैं और जो आसपास का डैमेज है वो भी एक बड़े कद के नेता से चुनाव मैदान में उतरने के बाद एक कार्यकर्ताओं को एक बूस्टर डोज जो मिलता है, ये उसकी स्ट्रेटेजी के तहत प्लान हुआ दिखाई देता है हमको। और कैलाश जी डेफिनेटली एक लंबे समय तक सीएम कैंडिडेट रहे हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली की राजनीति को चुना है, हम जानते हैं उसकी वजह भी क्या थी। एक अलग किस्म का टकराव था प्रदेश में तमाम संगठन में और तमाम तरह की चीजों में, और एक दो खेमे हो गए थे शिवराज जी वर्सेस कैलाश जी एक समय तक, ये भी हमने देखा है। तो उस लिहाज से अगर कैलाश जी वापस
वापसी करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो चुनावी पॉलिटिक्स में हम कहें उसको, तो उसके मायने अलग होंगे। और उसको लेकर जो एक कार्यकर्ताओं के बीच में एक जो चार्ज होना चाहिए पार्टी वर्कर को, उसका भी काम इससे होगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ये सब मुख्यमंत्री पद के बराबर के दावेदार हैं और इनकी वापसी होने से प्रहलाद पटेल की भी लंबे समय बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी हो रही है। 10 साल बाद नरेंद्र सिंह तोमर की मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी हो रही है और इसी तरह कैलाश विजयवर्गीय, ये तीनों लीडर जो हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी कर रहे हैं। तो निश्चित ही इससे भाजपा के भी जो समीकरण है वो बहुत माने तेजी से बदलेंगे कि आखिर केंद्रीय नेतृत्व क्या करना चाहता है। ये तो हम इस पर बाद में बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ आम आदमी की प्रतिक्रिया के रूप में श्री प्रकाश पेशवे जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश जी, आपका स्वागत है। लेकिन इस पूरी चर्चा में आपने जो हमारे विशेषज्ञ पत्रकार उनको सुना, आम आदमी के नाते भाजपा ने जिस तरह से प्रत्याशियों की सूची जारी की है, आप इसको किस ढंग से सोचते हैं? एक आम टिप्पणी। ये लगता है कि बीजेपी जो है इस बार कोई भी जो है ना मौका या नहीं छोड़ना चाहती। वो पूरे इस रण में जो है पूरी तैयारी के साथ उतरी है और कोई भी कमी वो नहीं छोड़ना चाहती। यदि सेंट्रल के जो मिनिस्टर हैं उनको भी उन्होंने उतारा है और जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर को जो ग्वालियर में रखा, तो जिस तरीके से माधवराज सिंधिया और जो है तोमर जी का जो संतुलन उन्होंने किया है, निश्चित रूप से वहाँ के कार्यकर्ताओं में भी, दोनों तरह के कार्यकर्ताओं में जो उत्साहवर्धन होगा, इसका एक फर्क पड़ता है। यदि केंद्रीय नेतृत्व भी उतरता है तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है। और निश्चित रूप से यदि अच्छे चयन प्रत्याशियों का होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव मतदाताओं पर भी पड़ता है और आम जनता पर भी पड़ता है। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा पहले वाला कि खुमचे वाला या घर की बाइयाँ या छोटा कोई सब्जी वाला, वो भी आज वो ज़माना पहले वाला नहीं, वो भी सब चीज़ें जानता है, टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, चर्चा करता है, तो प्रत्याशियों के बारे में वो भी सारी चर्चाएं करता है। तो अच्छे प्रत्याशी आए, ये आजकल छोटा आदमी भी चाहता है कि सही आदमी सही जगह पहुंचे, तो उसका प्रभाव पड़ता है। देश में या मध्य प्रदेश का जो आम आदमी है वो राजनीतिक रूप से जागृत है, जागरूक है और वो बराबर नजर रखता है कि कौन आदमी कैसा है, कौन आदमी ठीक है, कौन गलत है। तो कह सकते हैं संदीप जी, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद हमने 3 चेहरों का जिक्र किया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ये भी मुख्यमंत्री के दावेदार माने जाते हैं। इनकी मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी एक तरह का नया समीकरण पैदा करेगी और खासतौर से जो ये बात हो रही थी कि बीजेपी कमजोर है, इसका मतलब कि जो बातें हो रही थी, ये सूची बताती है कि भाजपा कमजोर महसूस ही कर रही थी और उसके चलते उसने अपने डैमेज कंट्रोल के मामले में जो बड़े नाम उतारे हैं उससे उसकी हालत ठीक होगी। ये इस बात का प्रमाण है। आपकी राय? ये बात बिल्कुल सही है कि जो जमीनी फीडबैक आ रहा था वो तो यही कह रहा था कि भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है जी। ये संकेत हम लोगों को मिल रहे थे और देखने में भी नजर आ रहा था। बीजेपी भी उससे वाकिफ थी, उनके भी सर्वे यही कह रहे थे कि हमारे लिए चुनाव आसान नहीं है। जब आपके लिए चुनाव आसान नहीं तो अपने सबसे बेहतर प्लेयर आप मैदान में उतारेंगे। राघवेंद्र जी, जब आपको मैच जीतना हो तो जो सक्षम दक्ष खिलाड़ी होता है उसे आप मैदान में उतारते हैं। बीजेपी ने लगभग वही चाल चली है कि जितने उसके बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे संगठन में हो, उन सब पर उसने दाव लगाया है। जहां तक आपने कहा कि 3-4 बड़े चेहरे हैं, राघवेंद्र जी, जो 39 की सूची आई है, इसमें कम से कम 5 से 6 ऐसे लोग हैं जो सीएम मटेरियल जिसको हम कह सकते हैं। चाहे वो 3 केंद्रीय मंत्री आप ले लीजिए, चाहे राकेश सिंह को आप ले लीजिए, वो विजयवर्गीय जी को ले लीजिए, ये तमाम वो लोग हैं जो उस रेस में हैं। और चुनाव के बाद संदीप जी क्या समीकरण बनते हैं? ये पहली सूची भी 39 की थी, 39 की, दूसरी भी 39 की। क्या कोई ये जो अंक का गणित है, ये कोई राजनीतिक टोटका है क्या? ये परिहास में कह सकते हैं, लेकिन इस पर भी लोग बात करेंगे जरूर कि आखिर ये 39 ही क्यों, 40 क्यों नहीं? हो सकता है राघवेंद्र जी 39 का अंक उनके लिए किसी ने बताया हो, 3 और 9 का अंक बताया हो, या फिर 12 का अंक बताया हो, 3 और 9 को जोड़ दे तो 12 हो जाता है, लेकिन या किसी ने 1 और 2 को जोड़ ले तो 3 अंक बताया हो, तो ये कुछ हो सकता है। चलिए, हम तो इस पर ये थोड़ा सा भरोसा करते हैं, मजाक था। हम ऐसा मानते हैं कि ये संयोग है कि पहली सूची भी 39 की, दूसरी भी 39 की थी। ये
आजकल चूंकि बहुत चलता है तो हमने इसलिए उसका जिक्र किया। लेकिन जैन जी, 3 बड़े चेहरे हैं जो तीनों मुख्यमंत्री के बराबर के कद के माने जाते हैं। इसका मतलब कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब जो मुख्यमंत्री चुना जाएगा वो बड़ी करारी, जिसे कहते हैं ना, रसाकसी के बाद चुना जाएगा। अब आसान नहीं होगा कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, और अगर इसमें जो मुख्यमंत्री बनेगा, इसका मतलब कि मध्य प्रदेश की सरकार जो बनेगी आज की सरकार से ज़्यादा मजबूत होगी। हर जो लीडर होगा वो तजुर्बेकार के साथ साथ बड़े कद का होगा। आपकी राय? जैसा भी होगा अगली सरकार मजबूत बनने वाली है, ऐसा लगता है, अगर बीजेपी बहुमत हासिल करती है तब। मुझे लगता है कि ये न केवल विधानसभा चुनाव जीतने की पूरी तैयारी है बीजेपी की, बल्कि लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए ये सारी रणनीति तय की गई है। जी, लेकिन जैसा अगर पार्टी तो कह रही है कि हम 150 सीट जीतेंगे और 150 सीटों में ये जो बड़े नाम है ये भी जीत कर आएंगे, ऐसा पार्टी मानकर ही चल रही होगी, तो फिर इनके साथ जो टीम बनेगी, मुख्यमंत्री को एक होगा लेकिन बाकी सब मंत्री बनेंगे तो अपने विभाग पर उनकी कमांड होगी, अधिकारियों को वो नियंत्रित रखेंगे, और हमें लगता है कि जो काम की रफ्तार है वो बढ़ेगी, असरदार मंत्रिमंडल हो सकता है, ऐसा अनुमान हम लगा सकते हैं। जयश्री जी, आपकी राय? जयश्री जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जयश्री जी, इस पूरे मामले में आपकी राय, क्योंकि कद्दावर लीडर मैदान में है, मुख्यमंत्री के चयन में भी भाजपा को दिक्कत जाएगी बहुमत मिलने की स्थिति में। जी बिल्कुल, क्या होता है कि जब बल्लेबाजी करने उतरते हैं तो टॉस अगर जीत जाते हैं तो माना जाता है कि मैच बहुत कुछ फेवर में होगा। तो भाजपा ने वही स्ट्रेटेजी को प्लान किया है, वो उसने ऐसे प्लेयर्स और ऐसा टॉस खेला है, ऐसा टॉस उछाला है, और वो चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली स्टाइल जो है उसमें वो उस स्ट्रेटेजी में वो आ गई है। तो ये जो कद्दावर नेता है उसके साथ ही उसने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो पूरा मैच है वो अब उसके पॉकेट में होगा, या वो उस पूरे मैच को अपने पॉकेट में करने की कोशिश में है। जी, तो कह सकते हैं कि जब क्रिकेट टीम होती है तो उस टीम में मान लो महेंद्र सिंह धोनी भी है, सचिन तेंदुलकर भी हैं, वीरेंद्र सहवाग भी हैं, और फिर राहुल द्रविड़ भी, जिनको कहते थे कि वो एक तरह से दीवार है, वीवीएस लक्ष्मण भी है, तो मजबूत बल्लेबाजों की टीम को मैदान में उतारा है। कह सकते हैं कि 2005 के बाद की जो मंत्रिमंडल हुआ करता था उसमें कैलाश विजयवर्गीय भी थे, नरेंद्र सिंह तोमर भी थे। उसमें नए नाम जो जुड़ सकते हैं वो ये कि अब प्रहलाद पटेल भी होंगे, उसमें राकेश सिंह भी हो सकते हैं, उसमें फग्गन सिंह कुलस्ते भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो और मुख्यमंत्री के नए दावेदार हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। ये मेरा सवाल आप चारों मेहमानों से था। आखिरी में मैं 1 मिनट का जरूर समय मिलेगा जिस पर आपको उत्तर चाहूँगा। अभी प्रकाश पेशवे जी की राय कि प्रकाश जी, आम आदमी के रूप में क्या जो टीम भाजपा ने चुनाव में उतारी है उससे कद्दावर लीडरों की एक बड़ी टीम उनके पास आ गई है? अभी तक ये था कि समझौते की सरकार थी, क्योंकि इसमें सिंधिया गुट के लोगों को मंत्री बनाना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि वो सरकार में मंत्री पद छोड़कर आए थे। लेकिन अब जो सरकार बहुमत मिलने पर बनेगी, जिसकी संभावना भाजपा के लोग जता रहे हैं, तो फिर मंत्रिमंडल बेहतर हो सकता है। ये अभी हमारा ख्याल है, ये शेख चिल्ली की तरह हमारे पुलाव बन सकते हैं, लेकिन भाजपा के लोग तो ये कह रहे हैं कि 150 सीटें और इतने सारे लीडरों को मैदान में उतारना। आपकी राय बहुत संक्षेप में? अच्छे प्रत्याशी रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है मंत्री भी अच्छे बनेंगे और मंत्रिमंडल भी अच्छा बनेगा, और निश्चित रूप से उसका प्रभाव तो पड़ता है। दूसरा, इसका जो है आपका असंतोष जो उभरेगा वो भी थोड़ा कम उभरेगा, क्योंकि अच्छे प्रत्याशी रहेंगे और सीनियर लोग रहेंगे तो उसका एक, क्योंकि अभी दोनों ही दल, आपके कांग्रेस भी पूरी तैयारी से इस रण में उतरी है और बीजेपी भी उतरी है। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि 18 साल का इनका इनकम्बेंसी का भी वो है, एंटी इनकम्बेंसी का भी वो है ना, बहुत सारी चीजें वो नहीं कर भी पाए होंगे, है ना। और कांग्रेस भी उतरी है। उसके बाद कांग्रेस जो है अभी इंडिया एक जो सारे दल जो मिलकर जो एक बनाया है उसका भी प्रभाव निश्चित रूप से बिल्कुल मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और बीजेपी न केवल विधानसभा जीतना चाहती है बल्कि लोकसभा के लिए धरातल तैयार करने की तैयारी लग रही है। ठीक, एक सवाल चारों मेहमानों से, क्या कांग्रेस भी अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारेगी जो भाजपा ने रणनीति अपनाई है? संदीप जी। लगता है राघवेंद्र जी की कांग्रेस की अपनी जो उसको एक उम्मीद दिख रही है एंटी इनकम्बेंसी की, मुझे लगता है कि वो इस बार नए चेहरों पर ज्यादा जोर लगाएगी या दाव लगाएगी कांग्रेस। बिल्कुल, जैन जी आपकी राय? जी, कांग्रेस के पास कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी और इनके अलावा 2-3 बड़े नेता हो सकते हैं,
इससे ज्यादा बड़ी उसमें कोई सुरेश सूची तो पचौरी दिखाई भी नहीं। मैदान में उतर सकते हैं। कमलनाथ जी तो उतरेंगे, उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी, लेकिन क्या दिग्विजय सिंह भी मैदान में उतर सकते हैं? क्योंकि जिस ढंग से बीजेपी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व को उतारा मैदान में, केंद्रीय मंत्रियों को, क्या लगता है आपको? वो भी मैदान में उतरे और भी बड़े नेता जितने भी घर बैठे हुए हैं और जो पार्टी संगठन के लिए काम करने की बात कह रहे हैं, उनको भी पार्टी उतार सकती है मैदान में, क्योंकि बराबरी का मैच खेलना होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। मैं चारों मेहमानों को धन्यवाद करता हूं। उसके पहले बता दूं कि कार्यकर्ता जब तक सक्रिय नहीं होगा, जब तक ये सारे जिसे कहते हैं टोटके, सारे समीकरण बहुत वजनदार साबित नहीं होंगे। पार्टी को फोकस करना पड़ेगा, बीजेपी कांग्रेस दोनों को, कि उनका कार्यकर्ता भी मैदान में उतरे। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। संदीप जी आपका साधुवाद, जयंत जी आपका बहुत धन्यवाद, जयश्री जी आपका धन्यवाद और प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।